Okay, so in the previous class we have studied about the three laws of inheritance. ठीक है, थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिए और वो कौन कौन से थे हमने पढ़ा कि वो पहला लॉ था दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो थ्री लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ segregation and law of independent assortment. I think these three laws are very much clear to you. आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, इसके बारे में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए. आई डोंट थिंक देर इज़ एनी डाउट लेफ्ट बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस हम कई कई बार कर चुके हैं. दैट इज़ व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर टेकन फॉर अ करेक्टर इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट अपीयर्स. फिर मेंडल ने जो है अपना सारा पूरा पूरा जो ये लॉ है उसका इमेजिनेशन केवल एक चीज़ के ऊपर दिया था, दैट इज़ दैट एवरी करेक्टर इज़ कंट्रोल बाय वन पेयर फैक्टर. और उस पेयर्ड फैक्टर के लिए उसने तीन बातें बोली हैं कि फैक्टर जो हैं वो पेयर में मिलते हैं, पहली बात. Second thing, that is the factors segregate during gamete formation, and third thing which he told was that on fertilization factors again restored, that is they again come together and they make the paired state. कुल मिला के अगर हम पूरे मेंडल का जो वर्क था, जो 7 years का उसका जो वर्क था, उसको अगर कुल मिला करके हम डिवाइड कर देते हैं, अगर हम उसको हम समअप कर देते हैं, तो वो पूरा 7 year का जो उसका वर्क था वो केवल इन तीन बेस के ऊपर, तीन पॉइंट के ऊपर बेस कर रहा है. दैट इज़ द करेक्ट all the characters are controlled by one pair factor. Factors segregate during gamete formation, and third on fertilization factor again restore their paired state. ठीक है, और उसी के बेस पर उसने लॉ बनाया है ना. यहाँ तक तो हमको समझ आ गया, लेकिन जो जो चीज़ हमको समझना है अब वो ये है कि इज़ ऑल जेनेटिक्स क्या कहते हैं गोइंग अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉज. हमने तो देखा ऐसा नहीं होता. ह्यूमन के कलर में, ह्यूमन की हाइट में, ह्यूमन के स्किन कलर में, ह्यूमन के हेयर के टाइप्स में, या ह्यूमन की आइज़ के कलर में, इन किसी भी जगह पे हम मेंडेलियन लॉस को तो बिल्कुल सही पाते नहीं. हम तो ऐसा नहीं देखते कि ह्यूमन का स्किन का कलर जो है वो फादर या मदर में से किसी एक का ही कलर आएगा, या ह्यूमन की हाइट जो है वो फादर या मदर में से किसी एक की आएगी, या ह्यूमन की आइज़ का कलर जो है एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, या कि हेयर टाइप का, या कि बहुत सारे दूसरे करेक्टर हैं. ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लेते हैं हम, दैट इज़ जहाँ हमको वेरिएशन नहीं मिल रहे हैं, मेंडल फाउंड वेरिएशन ओनली इन द सेवन पेयर ऑफ जीन्स उसको मिले थे ऐसे, सेवन, हाँ सेवन. तो 7 पेयर ऑफ जीन्स ऐसे मिले थे जिसके अंदर उसको वेरिएशन मिले थे, और जगहों पे थोड़ी वेरिएशन मिले. वेरिएशन मतलब न तो उसको पत्तों के शेप में मिला, न उनको जड़ों के अंदर मिला, न स्टेम के अंदर मिला, न इवन क्या कहते हैं स्टोर्ड कंटेंट ऑफ फूड के अंदर मिला, नहीं ऐसी कुछ चीज़ में. जैसे अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो इन ऑल द ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल दोज एंजाइम्स विच आर देयर. जो मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वही आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है. ऐसा तो है नहीं कि इन समवंस बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसी और की बॉडी में सल्फ्यूरिक एसिड बनता हो, किसी की बॉडी के अंदर जो है वो पैंक्रियाटिक जूस होता होगा, किसी की बॉडी के अंदर सोडा वाटर बनता होगा. ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है ना. ये जो वेरिएशन हमको दिख रहे हैं ओनली इन सर्टन करेक्टर्स वी कैन सी वेरिएशन. दैट इज़ हमको बालों के शेप में मिल रहा होगा, थिकनेस में मिल रहा होगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में मिल रहा होगा, आंखों के शेप में मिल रहा होगा, आंखों के कलर में मिल रहा होगा. ठीक है, बट वी डोंट फाइंड वेरिएशन ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन ऑल द करेक्टर्स. तो दैट मीन जहाँ वेरिएशन नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे क्या है, जो है वही डोमिनेंट है, वो एक ही टाइप है उसका, उसका कोई दूसरा एलिलिक फॉर्म नहीं है. तो एलिलिक फॉर्म होना कोई ज़रूरी नहीं है. एज़ पर मेंडल्स जैसे हमने पढ़ा है कि मतलब जो है हर करेक्टर के एलिलिक फॉर्म होते हैं, बट इट इज़ नॉट ए मस्ट, इट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि एलिलिक फॉर्म हो ही हो. ठीक है, तो क्या कहते हैं, मेंडल ने काफ़ी कुछ वर्क करा. हम वी हैड टू एडमिट इट दैट द मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो हिज वर्क वर outstanding, extreme, and that is why Mendel was also regarded as father of genetics. But there are several things where we find that Mendelian laws are unsatisfactory or the inheritance goes in the different ways. और उनमें से सबसे पहला है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है that is incomplete dominance. कहाँ आ गया मैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो हम पढ़ेंगे आज, हेडिंग डाल देते हैं, इनकम्प्लीट
द वर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आता है हमको कि भाई हम मेंडल ने कहा था कि देर इज़ अ कंप्लीट डोमिनेंस, आइदर टॉल इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट और ड्वार्फ, और येलो कलर इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ऑन ग्रीन, और ग्रीन पॉड इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ऑन येलो पॉड, और राउंड सीड शेप इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटिंग ओवर द ग्रीन शेप, है ना। ऐसे ही हमने पढ़ा था, हमने कहीं नहीं पढ़ा था कहीं इंटरमीडिएट करेक्टर आ रहा या कोई जो है उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा या कुछ एग्जिट कर रहा, कहीं ब्लेंडिंग हो रही है, कहीं मिक्सिंग हो रहा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। यहाँ देखिए आप पेज नंबर, इफ़ यू कम ऑन द पेज नंबर 76, yes, page 76, 5.2.2.1, incomplete dominance is given on that is page 76, 5.2.2.1। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक फ्लावर होता है, प्लांट होता है स्नैपड्रैगन, ठीक है, इसको हम स्नैपड्रैगन कह सकते हैं या एंटीराइनम कहते हैं। एंटीराइनम और स्नैपड्रैगन जो प्लांट है उसमें दो तरह के फ्लावर आते हैं। देर आर सर्टन प्लांट ऑन विच द फ्लावर्स आर रेड इन कलर, डार्क रेड, एंड देर आर सम प्लांट्स इन विच द फ्लावर्स आर वाइट इन कलर। ठीक है, कई सारे प्लांट है जिसके अंदर वो रेड कलर का मिल रहा है, कई हैं जिसमें वाइट। मेंडल ने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करे थे, करीब अगर हम वैसे ही करके चलें तो अब जो रेड कलर है वो प्योर ही है ना। रेड कलर का सेल पॉलिनेशन से हमेशा प्लांट रेड ही आ रहे हैं, और वाइट वाले से सेल पॉलिनेशन से वाइट ही आ रहे हैं। तो हमने क्या करा कि हमने दो प्लांट ले लिए, एक रेड फ्लावर ले लिया, अ प्लांट विद रेड फ्लावर, एंड अ प्लांट विद वाइट फ्लावर इज टेकन। ठीक है, ये F1 के अंदर लिए हैं, F1 क्या मतलब इनिशियल पेरेंट्स लिए हैं। F1 के अंदर क्या देखा, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, आइदर रेड और वाइट, जो भी उनमें डोमिनेंट होगा वो आएगा। ठीक है, व्हाट वाज फाउंड वाज दैट नीदर वाइट नॉर रेड, इन दोनों में से कोई नहीं आया, बल्कि क्या आया, इनके बीच का करेक्टर आ गया। इनके बीच का एक्सप्रेशन वहाँ पर आ रहा है। क्या है बीच का एक्सप्रेशन, दैट इज़ पिंक। ठीक है, all the flowers were pink colored. Now the question is why all the flowers are pink colored? इसका मतलब ये हुआ कि neither the red color is fully dominant nor the white color is fully dominant, दोनों ही अपने बीच के करेक्टर लेके आ रहे हैं। कई बार होता है ना, हम बाज़ार में जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, हम शॉपकीपर से रेट पूछते हैं, आप टीवी खरीदने गए, आपने एक टीवी पसंद किया, आपको टीवी उसने बोला कि सब 40,000 का, हम कहते हैं यार 40 ज़्यादा है, सर 36,000 तक दे सकते हैं हम इसके, आप इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, वो बोलता है मैडम 40 या सर 40,000 से एक पैसा भी कम नहीं होगा। थोड़ी देर बहस कर लेते हैं। इंडिया में कौन ऐसा है जो बिना बार्गेनिंग करे चीज़ें खरीद लाता है। ठीक है, हम कोई हर चीज़ मॉल से तो ख़रीदते नहीं जहाँ पे कोई चांस नहीं, और मॉल में भी बड़ी चीज़ों पे तो बार्गेनिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत तो चलती है। तो हमने उनसे कहा कि साहब 36,000, हमें मालूम है वो 36 में नहीं देगा, उसको भी मालूम है कि वो 36,000 है, अगर हम मांग रहे हैं तो 36,000 में वो देने वाला नहीं। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होगा, थोड़ा बहुत खींचातानी होगी, एंड उसके बीच में देन वी कम टू ए कंप्रोमाइजिंग स्टेट कि चलो ना आपकी ना मेरी 38,000 में ले जाओ साहब। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ठीक है 38 में दे दो। ठीक है, तो हम इन बिटवीन, मतलब हम अपने स्टेप से थोड़ा पीछे आए, वो अपने स्टेप से थोड़ा आ गया है और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बीच में। वैसे ही यहाँ पर है, रेडनेस इज़ नॉट फुल्ली डोमिनेटिंग, उसने अपने कुछ करेक्टर 2 कदम पीछे हटाए। वाइटनेस इज़ नॉट फुल्ली डोमिनेटिंग, तो वाइट ने भी अपने 2 कदम पीछे हटाए, और दोनों के दोनों जो है वो पिंक कलर में आ गए। देखते हैं अगर हम इसको इनहेरिटेंस में समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, अगर जीनोटिपिकली समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे कि रेड कलर को हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, वाइट कलर को हम स्मॉल r से लिख देते हैं। अब और कोई तो तरीका है नहीं हमारे पास में, हमको तो यही बताया गया है कि भैया, अब वैसे तो हमको ये बताया गया है कि रिसेसिव इज़ रिटन विद द स्मॉल, बट हियर देयर इज़ नथिंग एज द रिसेसिव। यहाँ पे कोई रिसेसिव है ही नहीं, जो है वो दोनों डोमिनेंट ही है, दोनों ही जो हैं वो इस तरह के डोमिनेंट है कि दोनों अपनी जिद छोड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो नीदर R इज़ फुल्ली डोमिनेटिंग नोर स्मॉल r इज़ फुल्ली डोमिनेटिंग, न तो रेड पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है, नहीं वाइट फुल्ली डोमिनेटिंग। तो हमने एक्सप्लेन तो उसी तरीके से किया, कैपिटल R एक तरफ ले लिया और स्मॉल r एक तरफ ले लिया।
और आप कोई सा भी गैमेट ले आओ, इधर से एक ले आइए और इधर से एक ले आइए, और आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. व्हाट यू आर गेटिंग इज ऑल द प्लांट्स विद द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. जितने भी प्लांट आपको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे होंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर टाइप के. मैं लाइन हर जगह नहीं खींची क्योंकि इट इज़ यूजलेस, फालतू आप कमोशन करने का क्या मतलब है. हर हालत में इधर से एक कैपिटल आर आएगा, इधर से एक स्मॉल आर आएगा, तो ऑल द प्लांट्स विल हैव वन ऑफ द कैपिटल आर एंड वन ऑफ स्मॉल आर. ठीक है, सो ये आ गए F1. देर इज़ नो प्रॉब्लम, किसी को कोई झंझट होता ही नहीं, किसी चीज़ समझने में कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो हमने जो माना बिल्कुल सही है. ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए ये हटा देता हूँ यहाँ से. हमको पता पड़ गया ये क्या है, पिंक कलर्ड है फ्लावर. चाहे तो हम ऊपर लिख देते हैं या साइड में लिख देते हैं, ऑल द फ्लावर्स वर पिंक. ऑल प्लांट्स वर ऑफ पिंक फ्लावर. अब F2 लेकर के चलना है, तो हमने इन प्लांट्स को एक एक को पेरेंट बना लिया. ब्रैकेट में लिख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये F1 के हैं. ठीक है, वैसे नहीं लिखेंगे तो कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है. आप चाहे तो पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, आप चाहे तो लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए, आपकी मर्जी है. पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है, गलती के चांसेस भी कम होते हैं. ओके, इधर के जो फैक्टर हैं उनको यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल नहीं, एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल आर आएगा, तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. उधर से भी क्या है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर. व्हेन दिस टू कैपिटल आर केम टुगेदर, तो यहाँ आ गया कैपिटल आर कैपिटल आर. इधर से एक कैपिटल आर आया और इधर से आया एक स्मॉल आर, इधर से आया एक कैपिटल आर और इधर से आया एक स्मॉल आर, और यहाँ एक ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे दोनों स्मॉल आर. ये मेंडेलियन क्रॉस से बिल्कुल वैसा के वैसा ही ये मिलता जुलता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है. देयर इज़ नथिंग विच इज़ लीडिंग टू अ प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये जीनोटाइप से जब एक्सप्रेशन हो रहे हैं तब आ रही है प्रॉब्लम. ये जो प्लांट है कैपिटल आर वाला, वो तो क्या कैसा लिखेगा, रेड. कैपिटल आर जो है वो कैसा हो गया, रेड. और ये जो दो प्लांट आए हैं ये हो गए पिंक, हाइब्रिड वन, जो F1 के अंदर हमको दिखे थे ये वाले. ठीक है, और ये जो है वो इनिशियल पेरेंट के अंदर हमने रिसेसिव लिया था. रिसेसिव तो है नहीं, क्योंकि हम रिसेसिव तो कह ही नहीं सकते. रिसेसिव तो अपने आपको दिखाता ही नहीं, F1 में तो दिखा तो रहा है लेकिन इंटरमीडिएट दिखा रहा है. तो ये हो गए स्मॉल आर. ठीक है, तो अब इसका हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कहेंगे कि नीदर आर नॉर स्मॉल आर, दैट इज़ नीदर रेड नॉर वाइट आर फुल्ली डोमिनेटिंग, बोथ आर इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट. ठीक है, neither of the red or white are completely dominating. On other character. ठीक है, दोनों में से कोई जो है ऐसा करेक्टर नहीं है जो दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है. हमने क्या कहा था, जब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो कैपिटल टी अपने आप को हावी कर रहा है स्मॉल के ऊपर. ठीक है, हमने क्या कहा था, येलो सीड लेंगे और रिंकल सीड ग्रीन सीड लेंगे तो येलो सीड इज़ डोमिनेटिंग ओवर green seed. In all the characters we have found, even the purple flower in the pea and white flower of the pea, हमने क्या देखा कि purple flower only comes, white flower दिख ही नहीं सकता. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें क्या है, in F1 generation only one character should appear, but in this case neither of the one is appearing, rather in between जो आ रहा है वो आ रहा है बीच में.
तो आप इसको ब्लेंडिंग जैसे मान सकते हैं। लेकिन अगर ब्लेंडिंग हो जाती, अगर हम ब्लेंडिंग मानते, मैंने कहा मान सकते हैं, मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना? अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो फिर ये वापस कैसे आता, ये वापस कैसे आता? किसी ब्लेंड में से, आपने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने रेड कलर और वाइट कलर को मिला के पिंक कलर बना दिया तो क्या आप रेड पिंक में से रेड निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? आप नहीं कर पाएंगे, है ना। और क्या कहते हैं, वाइट में, पिंक में से वाइट अलग कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो ब्लेंड हो गए, मतलब हो गए, वो वही कलर रहेगा उसका। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि उसमें से उन कलर को हम निकाल सकें। तो ये जो फाइंडिंग है इंटरमीडिएट वाली, मतलब ये इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे हम इसको, हम यहाँ कहेंगे कि नन ऑफ देम आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, देखिए क्या लिखा है। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन द पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेड्स, पी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किसी और के ऊपर करे, इट वॉज फाउंड दैट सम टाइम इन F1 हैड ए फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल द आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। ठीक है, जबकि वो क्या रहता है, दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन। अब ये 3 नाम से बताया है इसको डॉग फ्लावर भी कहा है, इसको स्नैपड्रैगन भी कहा है, इसको एंटीराइरम भी कहा है। इनको तीनों के नाम से याद रखिएगा, आप एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, रेड मैंने कहा वो हमेशा ट्रू ब्रीडिंग ही हो गया, है ना, विद द वाइट फ्लावर, or another true breeding white flower. In F1 all the plants were with the pink. ठीक है, F1 was self pollinated। तो F2 में जो हमारे पास आया रिजल्टिंग द वन टाइम प्लांट आर कैपिटल आर, टू टाइम प्लांट्स वर कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड वन टाइम प्लांट्स वर स्मॉल आर। यही हमने पढ़ा था यहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, ये वाले केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वन टाइम प्लांट ऐसे आए, टू टाइम प्लांट ऐसे आए, और वन टाइम ऐसे आए। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एक बात और जो हमको देखने को मिल रही है खास, वो क्या है, दैट फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर आइडेंटिकल। फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। कहीं पे कभी होता नहीं ऐसे। फिनोटिपिक रेशियो भी हमारा क्या है, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो भी आया 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर आइडेंटिकल, सेम, एक जैसे ही मिल रहे हैं हमको। ठीक है, हियर द जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड। जीनोटिपिक रेशियो मेंडल ने भी यही लिया था, यही प्राप्त किया था, और यहाँ पे भी वही आ रहा है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, वाई इट हैज़ कम लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चेंज हुआ है वो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है चेंज फ्रॉम 3:1। जो होना चाहिए था, ये दोनों जो हैं वो डोमिनेट करने चाहिए थे, ये दोनों जो हैं वो रेड आने चाहिए थे, और ये वाइट आना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। इट हैज़ नॉट अपीयर्ड लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हमको ना पकड़ना है, यहाँ पे समझना है। द रिसेसिव रेशियो विच हैपन टू द डोमिनेट टू द रिसेसिव रेशियो जो 3:1 होना चाहिए, what happened to the R which is not completely dominating over small r. Capital R is not completely dominating on small r, and this made it possible to distinguish capital R and small r as pink. तो दोनों के बीच का स्टेट आ गया। याद रखिए, दोनों का बीच का होना और दोनों का एक्सप्रेस करना दो अलग चीज़ है। आपको कुछ ऐसे प्लांट में मिलेंगे जिसके अंदर रेड लाइन एंड वाइट लाइन दोनों मिल रही है। अगर पेरेंट प्लांट जो है वो रेड है और दूसरा पेरेंट प्लांट वाइट है, तो वो इंटरमिंगल नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग इन बिटवीन स्टेट जो पिंक कलर वाला आ रहा है। बट उनमें क्या हो सकता है, रेड लाइन भी रह सकती है, रेड कलर भी रह सकता है, और वाइट कलर भी रह सकता है। So that is a different example we will study little later। आज के लेक्चर के अंदर हम इसके बाद वाले के अंदर हम वो वाला पढ़ेंगे। तो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंट। डोमिनेट करना किसको कहते हैं, डोमिनेट करना इसको कहते हैं जो एक जो है दूसरे के कैरेक्टरों को पूरी तरह से हाइड कर दे, कवर कर दे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डोमिनेट। वाई आर सम एलील डोमिनेटिंग ऑन द अदर्स। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों एक सर्टेन करेक्टर जो है वो डोमिनेट करते हैं ऑन द अदर। हमने पढ़ा कि डोमिनेटिंग एंड कोई भी करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। तो आज हमको मालूम है सेंट्रल डॉगमा, वी नो दैट द
द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स उसमें फैक्टर्स हैं, फैक्टर जो डीएनए के बने हैं, डीएनए से आरएनए बनेंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन में एक्ट एज एन एंजाइम एंड दे मे कैरी आउट अ पर्टिकुलर expression. Now if they are able to make that enzyme, expression will be there. If they don't make that enzyme, or they make the defective enzyme, or they make the lesser quantity of the enzyme, the effect will be different. ठीक है, जो एंजाइम बनाना था वो बनाया ही नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ बना दिया, है ना। अगर आप किसी बच्चे से कहो बच्चा रैट की स्पेलिंग लिखो, और वो उसने ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख दिया, तो आप उसको रैट मान के नंबर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। अब यही क्या लिखा है? लिखा है, कुछ तो लिखा है, लिखा तो है ना, लिखा है तो नंबर दो। कई बार आ जाते हैं ऐसे पेरेंट्स, अरे सब कुछ तो लिखा है, नंबर तो दो, कुछ तो दो। आपने तो काट ही दिया, बच्चे ने इतनी मेहनत से लिखा। अरे भाई लिखने से क्या होता है, जो चीज़ पूछा है वो लिखा होना चाहिए, है ना, वो तो नहीं लिखा उसने। तो अगर रैट की जगह अगर किसी कुछ मैंने पूछा कि भाई रैट की स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग इज़ दिस, और वो बच्चा जो है कुछ ऐसे ऐसे गोला खींच रहा है, और फिर मैं मान लूँ कि और फिर नंबर दे दूँ क्या उसको रैट के लिए? ठीक है। ऐसे ही जो एंजाइम है वो एंजाइम एक्सप्रेस करने लायक होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको कहेंगे कि वो एंजाइम। तो वो एंजाइम है ही नहीं, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग एज एन एंजाइम। दूसरा क्या हो सकता है कि वो फंक्शन तो कर रहा है एंजाइम जैसे, लेकिन द क्वांटिटी इज सो लेस दैट इट्स इफेक्ट इज इट्स फंक्शन इज इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि वो फंक्शन भी कर रहा है और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन वो जो है डोमिनेटिंग करेक्टर जो है उसके सामने उसका जो एक्सप्रेशन है वो बेकार है ना। तो वो ये तीन अलग अलग जो है अपन ने कारण पढ़े, यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दैट एंजाइम विच आर फ्रॉम आर नीदर नॉर्मल है बट लेस एफिशिएंट एंजाइम है। दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, वो फंक्शन ही नहीं करता। तीसरा नो एंजाइम एट ऑल, वो एंजाइम ही नहीं है। जैसे अभी रैट की स्पेलिंग लिखी थी, कुछ तो लिखा है लेकिन वो स्पेलिंग ही नहीं है, वो अल्फ़ाबेट ही नहीं बनाते, ठीक है। या फिर वो नॉन फंक्शनल हो, है तो सही लेकिन वो काम ही नहीं करते हो। या तीसरा वो लेस एफिशिएंट हो, वो डोमिनेटिंग के सामने जो है वो अपने आप को बता ही नहीं पाते हो। तो इनमें से तो तीन कारण हो सकते हैं। तो टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट जीन डज। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन का क्या काम है? टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा है कि हर करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर। तो इसका मतलब नेचुरल मतलब यही हुआ कि एवरी करेक्टर इज कंट्रोलिंग अ ट्रेट, ठीक है। नाउ these alleles need not always to be identical। वो एलील जो हैं, एलील किसके होते हैं? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, हर करेक्टर के एलील नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाले हैं तो हर की बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बन रहा है, किसी में नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक या एसिटिक एसिड नहीं बन रहा है, ऑल द बॉडी। तो वहाँ तो कोई वेरिएशन ही नहीं है, वहाँ आपको कोई एलील ही नहीं मिल रहा है, जो है वो एक ही सेट है, ठीक है। जो वेरिएशन अब मेरी बॉडी में अगर पेप्सिन बनता है, दुनिया में हर इंसान की बॉडी के अंदर पेप्सिन ही बनता। वी आर नॉट सीन एनी ह्यूमन इन विच इन प्लेस ऑफ पेप्सिन समथिंग एल्स इज फॉर्म, ठीक है। अब गारंटी भी नहीं कह सकते कि मिलेगा ही नहीं या मिलता ही नहीं है, मिल सकता है, म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, एनी टाइम इट कैन अकर। तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, मतलब जीन से हो रहा है, तो यही पढ़ रहे हैं। तो टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। Every gene, as you must know by now, contain information to express a particular trait। तो जो जीन जिस चीज़ का है वो उसी को एक्सप्रेस करेगा। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, जिनमें से एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा, ठीक है। तो 2 कॉपीज रहते हैं, है ना, एज अ पेयर ऑफ एलील। नाउ दीज 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। जरूरी थोड़ी है कि दोनों ही कैपिटल टी हों, या दोनों ही स्मॉल आर हों, या दोनों ही स्मॉल वाई हों, या दोनों ही कैपिटल वाई हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोनों एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। नाउ these 2 alleles need not to be identical as in heterozygous, one of them may be different from the other one। एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है हमारे इस केस के अंदर, या एक कैपिटल टी था, दूसरा स्मॉल टी है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं। इफ़ द वेरिएशंस आर देयर, तो हाउ एंड वाई ओनली अ सर्टन करेक्टर इज एक्सप्रेस नॉट द अदर, तो वो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। एक जीन क्या कर रहा है? एक एंजाइम बना रहा है।
कोई सा भी एंजाइम हो सकता है। हम जानते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो एंजाइम से ही कंट्रोल होते हैं। हमारा बॉडी को काम करने का एक ही तरीका है, वो आप बार बार मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से समझते हैं हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स कैन हैव डिफरेंट फंक्शन बट सम ऑफ द प्रोटीन कैन बी एक्टिंग एज एन एंजाइम। जो एंजाइम्स बनाते हैं दे आर कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, अ पर्टिकुलर करेक्टर, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ़ आई एम स्पीकिंग नेचुरली आई एम स्पीकिंग, तो मेरे को बोलने के लिए मेरी जीभ को कई बार जो है कुछ बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ऑल द बॉन्ड विच आर मेड केमिकल बॉन्ड्स दे विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। बॉडी में कुछ एंजाइम्स ही हैं जो उसको बना रहे हैं, ठीक है। ऑल द बॉन्ड्स आर मेड बाय यूज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। नाउ वो एंजाइम मेरी बॉडी में बन रहे होंगे और कुछ एंजाइम बन रहे होंगे, कुछ एंजाइम टूटने भी हैं उस टाइम, ठीक है, क्योंकि नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूटने हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर टाइमली चल रही होगी देन ओनली आई विल बी एबल टू स्पीक। अगर मैंने डाइजेशन का प्रोसेस आपने सबने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा कि ये आदमी का मुंह है और जब उसने मुंह से खाना खाया, जैसे ही मुंह से खाना खाया तो वो खाना जब मुंह के अंदर गया तो सलाइवा सीक्रेट होगा। यहाँ पे सलाइवा शुड हैव टाइलिन, तो टाइलिन शुड डाइजेस्ट क्या कहते हैं स्टार्च। उसके बाद जब वो स्टमक में जा रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट कर रहा है, स्टार्च का काम ख़त्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में वो काम नहीं कर सकता। देन वहाँ पे क्या सीक्रेट हुआ है, वो पेप्सिन सीक्रेट हुआ, वहाँ रेनिन सीक्रेट हुआ, ठीक है। और फिर क्या सीक्रेट हुआ, वहाँ पे लाइपेज सीक्रेट हुआ। तो वो काम करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पेप्सिन जो है वो क्या कहते हैं पैंक्रेटिक जूस से आ रहा है और यहाँ पे ट्रिप्सिन आ रहा है, ये सब चीज़ें गड़बड़ कर देंगी। सो हमारा बॉडी बहुत सिस्टमेटिकली काम करता है, एक ऑर्केस्ट्रा की जैसे। एक ऑर्केस्ट्रा आपने देखा है ना, ऑर्केस्ट्रा कैसे काम करता है। आपने तो बहुत सारी म्यूज़िक आजकल तो यूट्यूब कुछ भी खोलो सबसे पहले म्यूज़िक का ही ऐड आता है। तो ये जब भी अपन ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो वहाँ पे क्या कई सारे लोग प्ले कर रहे होते हैं, कई सारे नंबर और डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाउ एक्यूरेटली दे नो कि व्हेन दे हैव टू प्ले, हाउ एक्यूरेटली दे नो कि व्हेन दे हैव टू प्ले, और कब उनको प्ले नहीं करना है, कब उनको चुप रहना है, किस टाइम में उनको किस हिसाब से प्ले करना है ना, कब उनकी स्पीड बढ़ानी है, कब उनको घटाना है और। तो वो जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा था, दैट इज़ कंट्रोल बाय द म्यूज़िक डायरेक्टर। बट हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारा काम हमारी बॉडी में एंजाइम से होते हैं। दैट गोज इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। इट्स सच ए कॉम्प्लिकेटेड साइंस कि हम इसको पूरी तरह से समझ ही नहीं सके अभी तक, ठीक है। और इसको समझने में हमको पीढ़ियाँ लग जाएगी, ये भी बात पक्की है। ये कोई मतलब एक दिन दो दिन में नहीं आता। देखिए मेंडल ने अपना काम कब शुरू करा था, 1856 में। मैंने कहा था ना 1857 की क्रांति के एक साल पहले, याद रखिए उसको। तो 1856 में उसने काम शुरू करा है ना। और जब तक ये सेंट्रल डॉगमा हमने समझा, ये डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू एंजाइम, एंजाइम टू एक्सप्रेशन, इसको समझने में जो है पूरे 100 साल लग गए, फुल 100 years। हाउ स्लो द साइंस वॉज मूविंग एट दैट टाइम, यू सी। आज कितना तेज करते हैं। ये वायरस आया और 1 साल के अंदर हमने उसका वैक्सीन बना कर रख दिया, ठीक है। पहले वैक्सीन बनाने में जो है 10-10, 20-20 साल लग जाते थे। आज हम कितनी फास्ट काम कर रहे हैं। वाई इट इज़ सो, बिकॉज हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है ना, वी हैव गॉट नॉलेज, तो उसके हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो अपन ने पढ़ा वहाँ पे, है ना। और फिर हमने पढ़ा कि एक डोमिनेटिंग करेक्टर कैसे एक्सप्रेस कर रहा है और रिसेसिव करेक्टर क्यों नहीं कर रहा है। रिसेसिव करेक्टर प्रोबेबली मे नॉट बी मेकिंग एन एंजाइम, रिसेसिव करेक्टर मे बी मेकिंग एंजाइम, बट वो लेस एफिशिएंट होगा या फिर वो नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। तो 3 कारणों से रहते हुए उनके। अब हमारा वाला एग्जाम्पल ले आते हैं। हमने पढ़ा कि कैपिटल आर है एंड स्मॉल आर है। कैपिटल आर इज ऑल्सो मेकिंग सम एंजाइम विच विल बी गिविंग रेड कलर। स्मॉल आर इज ऑल्सो मेकिंग एंजाइम, ठीक है, ये भी एंजाइम बना रहा है। दोनों ही एंजाइम काम कर रहे हैं, फंक्शनल है। ऐसा भी नहीं है कि फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ये भी फंक्शनल है,
बट बोथ आर लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट। एक है कैपिटल आर, एक ही है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसकी भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, ये भी अपने आप को थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ये भी अपने आप को थोड़ा बहुत दिखाएंगे। सो दोनों के बीच के कलर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको दिख रहा है ये वाला एग्जाम्पल में, इफ पेज नंबर 76 यू गॉट द बुक ओपन, फिगर नंबर 5.6 देखिए आप, इसके अंदर आपको कुछ फ्लावर जो है पिंक कलर के दिख रहे हैं, कुछ वाइट कलर के दिख रहे हैं, है ना, और कुछ जो है आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। तो तीनों वेराइटी आपको उसमें नज़र आ रही है। और रेशो कैसा आ रहा है इसका, 1:2:1 फिनोटिपिक रेशो एंड द सेम इज डिनो। क्वेश्चन में भी आस्क इन दैट वे, एक्सप्रेस क्या कहते हैं क्रॉस इन विच बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर आइडेंटिकल इन F2 जनरेशन। तो अगर आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो आप बता देंगे, अदरवाइज है ना। और यहाँ पे दोनों ही जीन काम कर रहे हैं, दोनों ही जीन बन रहे हैं। अगर आपने ये चॉइस देखी है कि भाई 3 चॉइस दे रखी है कि काम क्यों, मतलब जीनोटाइप कैसे हो रहा है। देखिए पहला, द नॉर्मल जीन्स आर नॉर्मल बट लेस एफिशिएंट। हमारा यहाँ पे ये लेस एफिशिएंट वाला ही लग रहा है। दूसरा वाला क्या, नॉन फंक्शनल। अगर नॉन फंक्शनल होता तो ना तो वाइट दिखता, वाइट नहीं दिखता तो रेड दिखता, रेड नहीं होता तो वाइट दिखता। ठीक है, और कोई नो एंजाइम होता तब भी ऐसे ही होता। अगर आर वॉज नॉट मेकिंग एन एंजाइम तो रेड शुड हैव शोन, एंड इफ आर इज मेकिंग एन एंजाइम एंड वाइट इज नॉट मेकिंग एंजाइम देन रेड दिखना चाहिए। तो अगर ये एंजाइम नहीं बना रहा तो ये दिखना चाहिए, ये एंजाइम नहीं बना रहा तो ये दिखना चाहिए। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नहीं चल रहा हमारे इस वाले केस के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन, दैट लेस एफिशिएंट एंजाइम, नीदर आर इज फुल्ली एफिशिएंट नॉर W is fully efficient. As a result, what you are finding, neither our plant is fully red nor our plant is fully white. तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसका explanation हो गया। तो I think it is clear। अब अगर यहाँ पे ऐसा हो सकता है तो दूसरी जगहों पे Your voice is not clear. वापस वही प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट मीटिंग। तो we were studying about incomplete dominance and we found कि neither of the two are completely dominant। न तो R अपने आप को completely dominate कर पा रहा है, समझा पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, न स्मॉल r अपने को completely एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या है, दोनों के एफिशिएंट एंजाइम नहीं है, एफिशिएंसी दोनों की आधी आधी है, एंड दैट इज़ वाई पिंक कलर इज कम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ और है नेक्स्ट पेज पे। क्या कह रहा है, इन दिस केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, दैट इज इफ it will produce the same phenotype, that is the trait as a result of transformation of the substrate as such equivalent allele pairs that are very common। ये क्या बताना चाह रहा है, बट इफ़ द एलील प्रोड्यूस आर नॉन फंक्शनल एंजाइम विथ नॉन एंजाइम। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने ये कहा आपसे कि भाई ऐसा नहीं है कि एंजाइम बन ही दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई सब्सटेंस मतलब नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल है लेकिन उनकी एफिशिएंसी कम है। कोडोमिनेंस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है, वर्ड को जहाँ पे भी लग जाता है उसके क्या मतलब होते हैं, एनीबडी? आधा कॉमन, डोमिनेंस, कोऑपरेशन। को का मतलब होता है टुगेदर, NANCE, कोऑपरेट, कॉमन, है ना। वर्ड जहाँ पे भी CO लग जाए उसका मतलब होता है साथ। ठीक है, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट, ठीक है, कोरिलेट। तो जहाँ पे भी आता ना को का मतलब दो चीज़ों के बीच में कुछ होना, है ना, तो उसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। यहाँ पे क्या एग्जांपल है कि दो चीज़ें हैं, दोनों ही अपने आप को डोमिनेट कर रही हैं। देखिए मेंडल ने क्या कहा था, व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन ओनली वन विल बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। वो कौन सा एक्सप्रेस कर रहा होगा वो डिपेंड करेगा और उसको हम डोमिनेट कह देंगे। ठीक है, फिर हमने पिछला एग्जांपल पढ़ा इन द स्नैपड्रैगन एंड वी फाउंड कि नीदर ऑफ द टू आर डोमिनेटिंग। न तो रेड अपने आप को पूरी तरह दिखा पा रहा है, न वाइट अपने आप को पूरी तरह से दिखा पा रहा है, तो उसको हमने कह दिया इंटरमीडिएट या
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने कहा कि वो दोनों में से कोई एक पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर रहा ऑन द अदर। दिस एग्जाम्पल इज़ द वन इन विच इज़ को डोमिनेंस, जहाँ दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही जिद पे है, दोनों ही जिद पे है ना। कई बार हम हमारे राज्य में ऐसी सरकारें बनती है जहाँ दो अलग अलग पार्टी के लोगों ने जो है साथ आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम गवर्नमेंट बनाएंगे, 2.5 साल तुम काम करना, 2.5 साल हम काम करेंगे। 2.5 years you be in power and become chief minister and other 2.5 years I'll be। और कहीं कहीं पे तो क्या है कि उन्होंने बोला 2.5 का मुझे फार्मूला पसंद नहीं है, तुम पहले शुरू के 2.5 के अंदर पता नहीं क्या कर दो और बाद में मेरे लिए कुछ मिले ही नहीं। तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है वो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो आपको देखने को मिलेगा कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको दो मतलब चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिल रहे हैं, और जो भी ऑर्डर पास होगा वो दोनों के सिग्नेचर से होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। जॉइंट अकाउंट हम खोल लेते हैं ना जैसे बैंक में, जॉइंट अकाउंट खोल करके हम ये कंडीशन देते हैं कि भैया अगर कोई पैसा निकालेगा तो दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। जितनी भी कंपनीज होती हैं वहाँ पे सब जगह ऐसे ही चलता है, फैक्ट्री वगैरह जितने भी बिजनेस के अकाउंट होते हैं जहाँ पे दो जने जो है वो कैशियर का भी मतलब अकाउंटेंट का भी सिग्नेचर चाहिए और मैनेजर का भी चाहिए, या फिर मैनेजर, दो मैनेजर्स के इस तरह। तो जहाँ दो जने जो है साथ मिल करके काम कर रहे हो, है ना, दोनों की इक्वल पावर हो, इक्वल कैपेबिलिटी हो, तो हम उसको कहेंगे कोडोमिनेंस। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप जो है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप पढ़े हैं अपन ने? ब्लड ग्रुप ए पढ़ा हमने, ब्लड ग्रुप बी पढ़ा हमने ब्लड ग्रुप सी भी पढ़ा है क्या? नहीं, ओ पढ़ा है एंड ए बी पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़े थे हमने, है ना। और हमने ये पढ़ा था ब्लड ग्रुप ए जो है वो एक तरह के जीन के कारण होता है, उसको हम IA से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो होमोजाइगस IA हो सकता है, या फिर वो IA एंड IO टाइप का हो सकता है। बी जो है वो कैसे है? IB एंड IB और IB एंड IO। ओ जो है वो कैसे हैं? एक ही कंडीशन है, इधर कुछ नहीं है उसके लिए। और AB का भी एक ही कंडीशन है, एक के ऊपर IA है और एक पे IB है। ये वाली जो कंडीशन है ये हमारा कोडोमिनेंस को बता रहा है। दिस इज कोडोमिनेंस, where a person is having gene for blood group A as well as for B। अब आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी क्यों है? ब्लड ग्रुप ए इज़ बिकॉज ऑफ एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीजन ए, एंड ब्लड ग्रुप बी जो होगा वो क्या बनाएगा? एंटीजन बी। तो ए भी काम कर रहा है, वो भी अपना एंटीजन बना रहा है, और बी भी काम कर रहा है, वो भी अपना एंटीजन बना रहा है। ठीक है, और दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगर आप इससे पहले वाला केस देख रहे थे तो हमने कहा था लेस एफिशिएंट, बोथ आर लेस एफिशिएंट। अकेले में जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, तो आर बिकेम लेस एफिशिएंट एंड स्मॉल आर ऑल्सो बिकेम लेस एफिशिएंट, और उसके कारण जो है उनके बीच का आ गया। यहाँ पे क्या है? बोथ आर इक्वली डोमिनेटिंग, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट। ठीक है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है, इक्वल एफिशिएंसी। तो वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए क्या होगा कि दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। आपने उसका फ़ायदा पढ़ लिया था क्लास 11th में कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके अंदर क्या ए टाइप का एंटीजन भी मिल रहा है, बी टाइप का भी मिल रहा है, और एंटीबॉडी उसमें 0 है, कोई भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं मिल रही है। तो ऐसे पर्सन को अगर ब्लड की कभी ज़रूरत पड़ेगी, दरकार होगी, तो वो ब्लड ग्रुप ए वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, और वो चाहे तो ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले, और इफ़ नीडेड देन वो ब्लड ग्रुप ओ वाले से भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई सा भी ब्लड आ जाए क्या फ़र्क पड़ेगा उसका। उसके बाद मतलब कोई ऐसी कंट्री हो जिसके पास अपनी फ़ौज ही नहीं हो, तो कोई भी घुस जाएगा तो वही राज करेगा उसके ऊपर। ठीक है, दिस इज़ वॉट हैपेंड इन द पास्ट इन इंडिया। देर वॉज सो मतलब हाँ, इंडियन इतने मिलजुल के रहते थे, कई सारी कंट्रीज़ में जो है कोई सैनिक वैनिक बनाया नहीं उन्होंने, छोटी छोटी कंट्री थी और उनमें कभी आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा यार क्या सैनिक वैनिक बनाओ, और कहाँ खर्चा करो, और कहाँ हत्याएँ करो, और जब प्रैक्टिस करो तो कई मर जाते थे बेचारे। तो उन्होंने कहा हटाओ ना यार ये सब,
तो वो और फिर बाहर वाले आए, अटैक कर गए और उसको ऊपर राज कर लिया, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पे क्या है कि कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके ऊपर। एंटीबॉडी नहीं है तो दो तरह के एंटीजन है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। आप उसको ब्लड ग्रुप ए दे दोगे तो भी उसमें एक्सेप्टेबल है, बिकॉज एंटीबॉडी तो है ही नहीं कोई इसको फाइट करने वाला, और बी दे दोगे तब भी एक्सेप्टेबल है। वाई इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज इट हैज़ गॉट 2 जीन्स, उसके पास जीन ए भी है और उसके पास जीन बी भी है, और जीन ए जो है वो ए टाइप का एंटीजन बनाएगा और जीन बी जो है वो बी टाइप का एंटीजन बनाएगा। दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग है। पढ़ देते हैं क्या लिखे हैं। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस इन विच F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, दोनों में से किसी एक पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा था वो, ठीक है। 2 पेरेंट्स, दैट इज डोमिनेंस, और इट वॉज इन बिटवीन, जैसे अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला पढ़ा था। नाउ इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। वो इसके जैसे भी, अगर हम हमारे ब्लड ग्रुप वाला केस है, फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऐसा एग्जांपल दिया था वेयर वी हैड 2 प्लांट्स, उसमें एक वाइट फ्लावर है, एक प्लांट है जो वाइट फ्लावर बनाता है, एक प्लांट है जो कि रेड फ्लावर बना रहा, और जो दूसरे उनके F1 जनरेशन में प्लांट आया उसमें रेड कलर भी दिख रहे हैं कहीं कहीं पे लाइंस में, और कहीं कहीं पे जो है वाइट कलर भी मिल रहे हैं। तो दे आर बोथ ऑफ देम आर डोमिनेंट, दे आर नॉट इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट होते तो पिंक बन जाते, और कोई एक डोमिनेंट होता तो दूसरे को हटा देता, the other character would have not expressed. But here both of them are expressing. Why? Because both of them are equally dominant. तो वो कोई आप उसको हटा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ना a good example of the different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human being. The ABO blood groups are controlled by gene I, है ना। अब आई के ऊपर हम जो है एंटीजन कौन सा बनाता है उसके हिसाब से लिख देंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज़ अ शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ ब्लड शुगर इज प्रोड्यूस, वही इसके हिसाब से ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हु इज कंट्रोल इट? दैट कंट्रोल बाय अ जीन। द जीन आई हैज़ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक और चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। इसके अगला वाला एक्सप्लेनेशन वही है, दैट इज़ मल्टीपल एलिलिज्म। मेंडल कह रहा था एक करेक्टर के अगर या तो एलील होंगे ही नहीं, मतलब सिंगल ही रहेगा, और या फिर 2 होंगे, आइदर 1 और 2। मेंडल ने कभी नहीं कहा कि किसी करेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील भी हो सकते हैं। बेचारा मेंडल, खैर उसके पास में जो चीज़ आए समझ में उसी हिसाब से तो करेगा, हाँ ना। तो उसको जो समझ आया उस हिसाब से उसने काम करा। उसने देखा कि भाई रेड कलर जो है वो कैपिटल R से, और स्मॉल r जो है वह पिंक वाइट कलर आ रहा है ना। तीसरी एलील की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ एलील, आइदर एलील A, एलील B, और एक तीसरा है इसको एलील O कह रहे हैं ना। O यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी जीन, वो कोई जीन बना ही नहीं रहा। नीदर इट इज़ मेकिंग द एंटीजन A नॉर इट इज़ मेकिंग एंटीजन B, बिकॉज उसके ऊपर कोई जीन है ही नहीं, वो एब्सेंस वाली कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, एब्सेंस वाली कंडीशन में तो क्या होगा, वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा, नो एंटीजन, वो कोई एंटीजन बना ही नहीं रहा। ये एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एंड आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी हमको समझ नहीं आई, तो आई थिंक सो कि ये तो आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप O जो है उसके अंदर मतलब IO एंड IO वाला कंडीशन है। IO एंड IO वाला O कंडीशन में क्या है, यहाँ पे कोई O जो है दैट इज स्टैंडिंग द एब्सेंस, है ना। तो यहाँ पे कोई जीन है ही नहीं, ठीक है। अब जीन ही नहीं है तो उसका एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, जब एक्सप्रेशन ही नहीं है तो कोई एंटीजन ही नहीं होगा, एंटीजन ही नहीं है तो इस केस के अंदर क्या है, पहला वाला केस के अंदर IA वाले केस के अंदर A ही अपने आप को डिनोट कर पा रहा, उसका काउंटर पार्ट है ही नहीं कोई। जीन B वाले केस के अंदर B एक जीन जो है वो B वाला एंटीजन बना देगा, दूसरा काउंटर पार्ट है ही नहीं वहाँ पे कुछ, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, इट इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और AB वाले के अंदर क्या है, A as well as B both are expressing themselves। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल को हम कहेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन, पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ कि द जीन I हैज़ 3 एलील, IA, IB एंड I0 मान लीजिए आप उसको, ठीक है। द एलील IA एंड IB प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, वाइल द I0 जो है दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर।
तो उसमें शुगर होगा ही नहीं, बिकॉज humans are diploid organism, each person possess any two of these genes, या तो वो A कंटेन करेगा या B करेगा या I करेगा। तो अगर A के साथ में A आ गया तो ब्लड ग्रुप A हो गया, A के साथ में O आ गया तो ब्लड ग्रुप A हो गया, B के साथ B आ गया तब भी ब्लड ग्रुप B हो गया, B के साथ O आ गया तब भी ब्लड ग्रुप B हो गया। एक में भी आई ओ है, दूसरे वाले में भी आई हो है तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया, है ना। बिल्कुल ठीक उस तरीके से जैसे हमने कहा था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। वैसे तो स्मॉल टी की चलती नहीं है कैपिटल टी के सामने, लेकिन अगर दोनों ही फैक्टर स्मॉल टी हो गया तो उनको एक्सप्रेस करने से कौन रोक सकता है, तो वहाँ पे रिसेसिवनेस एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। एंड जब दोनों ही फैक्टर जो हैं वो ए एंड बी दो अलग अलग टाइप की हेटेरोजाइगस कंडीशन रखे, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन रखे, तो ऐसे केस के अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए एंड बी आर कम्प्लीटली डोमिनेटिंग ओवर आई को तो बेचारे को दबा देते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को नहीं दबा पाते हैं। ठीक है, तो कहाँ था यहाँ पे, बट व्हेन ए एंड बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स। तो उसमें ए टाइप का शुगर भी बनेगा, कुछ आरबीसी ऐसे होंगे जिसके ऊपर ए टाइप का शुगर बन रहा है, कुछ आरबीसी ऐसे होंगे जिसमें बी टाइप का शुगर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बनेंगे। नाउ सिंस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील and 6 different type of combination of these 3 alleles they are possible, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसलिए हम जो है उसको ABO ब्लड ग्रुप कह रहे हैं, और उसके कारण 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनेंगे, और वो अलग एग्जांपल है नेक्स्ट वाला जिसको हम कहेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। तो आई थिंक कोडोमिनेंस इज क्लियर टू यू। कोडोमिनेंस के अंदर कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है, आपको ये मानना है कि बोथ द फैक्टर जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर इक्वली एफिशिएंट, बिकॉज ऑफ देयर इक्वल एफिशिएंसी बोथ ऑफ देम आर एबल टू प्रोड्यूस शुगर A एंड शुगर B, एंड दैट इज़ वाई द RBC, कोई ऐसा RBC होगा जिसके ऊपर A टाइप का शुगर है, कोई ऐसा RBC होगा जिसके ऊपर B टाइप का शुगर है। इसके कारण उसका ब्लड ग्रुप आइदर A भी होगा और B भी होगा। एक ही पर्सन के ब्लड के अंदर दोनों तरह के आपको ब्लड मिल रहे होंगे, एंड एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होंगे, नो एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ आपको पता ही है क्या होती हैं, आजकल काफ़ी नाम सुन रहे हैं एंटीबॉडीज़ का। क्या होती हैं एंटीबॉडीज़ बाय द वे? बोलो यार बच्चे, ऐसे नहीं है। अच्छा, क्या होती है एंटीबॉडीज़? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बॉडी का मतलब होता है लाइफ। कोई भी लाइफ के अगेंस्ट कोई चीज़ काम कर रही है उसको हम एंटीबॉडीज़ कहेंगे। यहाँ पे किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो ब्लड ग्रुप ए के या ब्लड ग्रुप बी के। इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट आइदर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, और उसके हिसाब से अगर वो ब्लड ग्रुप ए के अगेंस्ट काम कर रहा होगा तो वो एंटीबॉडी बी होगा, और अगर बी के अगेंस्ट काम कर रहा होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। आपको जस्ट आज जा कर के क्लास 11th का 18th चैप्टर खोलना है, और 18 चैप्टर में पूरा एक टेबल दे रखा है, उस टेबल को देख लेना है। बड़ा आसान सा टेबल है वो, है ना, और वो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन सा एंटीबॉडी कौन सा एंटीजन को मारेगा, एंड किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है। हमारा ये वाला जो केस है वो हमको पढ़ना था यहाँ पे। हियर वी हैड टू थ्रो लाइट ऑन ओनली दिस कंडीशन। एक ही कंडीशन है, याद रखिए, आपको इन सब से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जब आप कोडोमिनेंस को समझा रहे हैं तो आपको इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुल मिला के यही एक कंडीशन लिखना है। अगर आप जब भी कोडोमिनेंस को समझाएंगे तो आपको एक ही एग्जांपल देना है इसका। द कोडोमिनेंस, द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज ब्लड ग्रुप। एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस NANC is AB blood group, where both genes IA and IB are equally dominant
and express their characters. तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, आपको ब्लड ग्रुप ए भी मिल रहा होगा, ब्लड ग्रुप बी भी मिल रहा होगा. तो आई थिंक कोडोमिनेंस इज क्लियर. हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं जो मेंडलियन लॉज के अगेंस्ट चलती हैं. मेंडल जो कहता है वो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करती है. मेंडल ये कहता है कि भाई F1 जनरेशन के अंदर एनली वन शुड अपीयर, वो तो हो रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. F2 जनरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रेशो आना चाहिए 1:2:1, वो नहीं मिल रहा. नीदर ऑफ द टू केस ये जो हमने पढ़े हैं उसके अंदर. ठीक है. और इन द क्या कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा नीदर आर नॉर वाई, दैट इज़ डब्ल्यू, दैट इज़ डब्ल्यू तो नहीं लिखेंगे हम, स्मॉल आर. नीदर ऑफ द देम टू आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग ऑन अदर्स. न तो रेड जो है वाइट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, न वाइट जो है वो रेड के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, बल्कि दोनों ही अपने अपने करेक्टर से थोड़े पीछे हटे हैं. वाई इट इज़ सो? बिकॉज दे जीन्स आर लेस एफिशिएंट, है ना. तो वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएंगे, तो दोनों के बीच का एक्सप्रेशन आ जाएगा. कोडोमिनेंस वाला जो केस है वो है एक ब्लड ग्रुप का, जो इंसान के ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर आ रहा है, जहाँ पे ए एज वेल एज बी बोथ द जीन्स आर इक्वली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. तो उसके कारण क्या है, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए और बी दोनों ही टाइप का हो गया. उसके अंदर उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी मिलेंगे और एंटीजन बी भी मिलेंगे, नॉट एंटीबॉडीज. ठीक है. एंटीबॉडी उसमें कोई भी नहीं मिलेगी. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. तो फिर हम बचे हुए दो जो हैं कल की क्लास के अंदर करते हैं. इतने को आप अच्छे से समझ लेना. ये जो अपना जो नेक्स्ट टेबल है पेज 77 पे, ये जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म को समझाने के लिए. मल्टीपल एलिलिज्म इज़ अ एंटायरली डिफरेंट केस. हम अलग अलग केस पढ़ रहे हैं. हमने पहला लॉग डोमिनेंस के हिसाब से पहला केस पढ़ा, नेचुरल था वो. फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दूसरा केस था, ये कोडोमिनेंस तीसरा केस है. आगे हम मल्टीपल एलिज्म चौथा केस पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस पांचवा पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपिंग छठा पढ़ेंगे, और पॉलीजेनिक ट्रेड्स जो है उनको सातवां पढ़ेंगे. ठीक है. सो वी गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम. हम उनको सबको पढ़ेंगे, समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे. ठीक है. दैट्स ऑल चिल्ड्रन फॉर टुडे. गुड डे, एंजॉय योर डे. और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. एक दिन की मेरी वीडियो आई नहीं है. मैंने वो वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करी, पर मेरे वर्ड से वो मैच नहीं करते हैं जितना भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ. सो इट इज़ बिकमिंग अ वेरी हैपजर्ड थिंग, वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. फिर भी जो भी कुछ मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगा. अदरवाइज़ आप में से चित्रांशी ने कहा उसके पास वीडियो है, तो शी कैन ऑल्सो पुट इट ऑन द ग्रुप. ठीक है. आपको अपने चैनल पर उसको अपलोड करना पड़ेगा और उसका लिंक डालना पड़ेगा. दैट्स ऑल चिल्ड्रन. गुड डे, एंजॉय योर डे.